चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आपने पहले जो वीडियो अवेलेबल करवाए थे उन्हें देखा होगा। वहां तक आपने काफी कुछ सीखा होगा। अब देखिए हम जो बात करेंगे वो है स्वास्थ्य एवं रोग, और इस समय बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कोरोना संकट फैल रहा है। तो कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य देखभाल बहुत जरूरी है। क्या है देखिए, WHO कहता है कि स्वस्थ होने का या अच्छा होने का जो मनोभाव है, जो फीलिंग्स है, वो स्वास्थ्य है। आप अच्छे फील कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। ये तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य सामाजिक, शारीरिक और मानसिक तीनों दृष्टियों का एक सम्मिश्र है, यानी एक तरह से कंक्लूजन कर सकते हैं उसको हम। तो सामाजिक, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सारा जो मेल है वो स्वास्थ्य है। लेकिन रोग क्या है? शरीर अपनी शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सारी कर रहा है, शरीर अपने सारे क्रियाकलाप नियमित रूप से कर रहा है, लेकिन इस बीच इसकी कार्य प्रणाली में कोई अवरोध आ जाए, कोई बैरियर आ जाए और ये अवरोध इसकी कार्य प्रणाली को अवरुद्ध कर दे, तो ऐसी स्थिति होती है रोग की। और रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं वो कहलाते हैं रोग कारक, जिन्हें हम कहते हैं पैथोजन। तो रोग कारकों के कारण रोग होते हैं। अब देखिए, रोग शरीर की कार्यप्रणाली को रोकता है। और कैसे कैसे होते हैं रोग? ये जो रोग हैं मेनली दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं जन्म के समय जन्मजात रोग, और एक हो सकते हैं बाद में कभी उपार्जित रोग। जन्मजात रोग जन्म के समय से ही होंगे। इन रोगों में देखिए, कुछ रोग होते हैं आनुवांशिक होते हैं, कुछ होते हैं अनानुवांशिक, जेनेटिक होते हैं, कुछ नॉन जेनेटिक होते हैं। आनुवांशिक रोग वे होते हैं जो माता पिता के अंदर थे और वो अपने संतान में भी पहुंच गए हैं, वो आनुवांशिक रोग हैं, जैसे हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं वर्णांधता, थैलेसीमिया इत्यादि। अनानुवांशिक रोग वो होंगे जो माता पिता में तो नहीं थे लेकिन जन्म के समय बच्चे में नजर आए हैं वो रोग। और वो हो सकता है जैसे विकलांग हो जाए कोई बच्चा, विकलांगता। विकलांगता ऐसा, ये भी एक शरीर की क्रिया प्रणाली जो है उसमें अवरोध है। ये विकलांग माता पिता नहीं थे लेकिन बच्चा हो गया, तो अनानुवांशिक रोग है। देखिए, जन्मजात रोग जो होते हैं वो सारे के सारे आनुवांशिक नहीं होते। इससे पता लग रहा है आपको कि जन्मजात रोग है, सारे के सारे आनुवांशिक नहीं है। लेकिन आनुवांशिक जो रोग होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। कोई रोग आनुवांशिक है, आपसे कहे कोई कि कोई रोग आनुवांशिक है, तो वो किस समय होगा? जब बच्चा जन्म ले रहा है उसी समय है या फिर बाद में कभी उत्पन्न होगा? तो देखिए, आनुवांशिक जो रोग होते हैं वो सारे के सारे ही जन्मजात होंगे, लेकिन जन्मजात जो रोग हैं वो सारे के सारे आनुवांशिक नहीं होते हैं। जैसे जन्मजात तो ये भी है रोग लेकिन आनुवांशिक नहीं है। उपार्जित, उपार्जित भी दो तरह से हो सकते हैं, संक्रामक हो सकते हैं और असंक्रामक हो सकते हैं। संक्रामक रोग वे हैं जो किसी ना किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, चाहे वो हवा से पहुंचे या पानी से पहुंचे या अन्य किसी माध्यम से पहुंचे। ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं। ये है कम्युनिकेबल डिजीज और ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक रोग जैसे कोरोना फैल रहा है तो कोरोना भी संक्रामक है, एड्स संक्रामक है। असंक्रामक रोग वे हैं जो किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर। एक परिवार में 20 लोग हैं, किसी एक व्यक्ति को कैंसर है तो वो उसी को है,
उससे दूसरे को नहीं फैलेगा। किसी दूसरे को होगा तो वो उसकी अलग प्रॉब्लम है, वो खुद की वजह से ही होगा, ना कि उस दूसरे व्यक्ति के संक्रमण से होगा। तो असंक्रामक रोग है ये। संक्रामक रोग जो है वो किसी सजीव कारक के कारण होते हैं। इसका कारण कोई ना कोई सजीव कारक होगा, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या प्रोटोजोआ हो, या वर्म हो, जो भी है। असंक्रामक रोग जो होंगे वो होंगे निर्जीव कारकों की वजह से। अभावजन्य रोग भी कहते हैं इन्हें। अभाव, किसी अभाव से, किसी कमी से हो जाते हैं ये रोग। जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, विटामिन की कमी हो जाए, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो किसी शरीर के अंदर कोई पदार्थ, कोई प्रोटीन या फिर अन्य कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स या और कोई भी पदार्थ कम हो जाए, अभाव हो जाए किसी तत्व का, तो ऐसे रोग निर्जीव कारक या अभावजन्य रोग कहलाते हैं, जो कि असंक्रामक रोग हैं। तो ये हैं संक्रामक, असंक्रामक, आनुवंशिक, अनानुवंशिक। अब हम देखते हैं रोग कौन कौन से सजीवों से फैलता है। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? देखिए, एक तो शरीर खुद अपनी इम्यूनिटी बनाकर रखता है, खुद के अंदर डेवलप होती है वो ताकत जो किसी बाहरी सजीव को मारने का काम कर दे। एक बाहर से ग्रहण करी जाती है जो बाहरी प्रतिरक्षा है। अभी हम आंतरिक प्रतिरक्षा की बात करते हैं, जो शरीर के अंदर मौजूद होती है, आंतरिक प्रतिरक्षा। देखिए, आंतरिक प्रतिरक्षा की यदि बात करेंगे तो ये दो तरह की हो सकती है। एक होती है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज, नेचुरल, कैसे होगी प्रतिरक्षा सहज? देखिए, शरीर में बहुत सारे ऐसे अवरोध या बैरियर्स हैं जो किसी सजीव को अंदर आने से रोक देते हैं। वो बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, पहला देखिए, शारीरिक अवरोध हो सकता है। वो शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध क्या है? त्वचा है। त्वचा एक शारीरिक बैरियर का काम करती है, फिजिकली जो बैरियर है उसका काम करती है। शरीर के अंदर कोई कीटाणु प्रवेश करने से पहले त्वचा पर आएगा और त्वचा उसे रोकेगी। तो सबसे पहले शारीरिक अवरोध का सामना करना पड़ेगा किसी सजीव को, कारक को अंदर प्रवेश करने के लिए। दूसरा, कारिकीय अवरोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या होते हैं कारिकीय अवरोध? हमारे आंसू, पसीना या आमाशय में HCl, ये ऐसे पदार्थ हैं जो किसी भी सजीव कारक को मारने का काम करते हैं, उसको नष्ट करने का काम करते हैं। आंसू और पसीना दोनों में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम किसी भी कीटाणु को जब बाहर से प्रवेश करता है तो उसे मारने का काम करेगा, उसे रोकेगा। और HCl भी आमाशय में होता है, अम्ल है, और ये अम्ल क्या करेगा? ये भी मारने का काम करता है किसी भी सजीव कारक को। दो बैरियर्स तो ये हो गए। और देखिए, तीसरा बैरियर देखिए क्या है? कोशिकीय, कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध कैसे होंगे? शरीर के अंदर है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पेसेल्स, व्हाइट ब्लड सेल। ये कोशिकाएं वो हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी निभाती हैं। ये वास्तव में हमारे शरीर के सैनिक हैं। ज्यादा जानकारी हम रक्त के समय, रक्त जब पढ़ेंगे, बात करेंगे, तब करेंगे इसकी जानकारी ज्यादा। लेकिन WBC हमारे शरीर की सैनिक व्यवस्था संभालती हैं, और जब कोई बाहर से ऐसा सजीव कारक प्रवेश करता है शरीर में तो उसे क्या करेंगी? ये मारने का काम करती है। ये बी लिम्फोसाइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें, टी लिम्फोसाइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनने के कारण बी लिम्फोसाइट्स कहलाती है। टी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्रंथि के बनने के कारण टी लिम्फोसाइट्स कहलाती है। चौथा बैरियर और अंतिम बैरियर होता है साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन बैरियर। साइटो होता है कोशिका और कोशिका के द्वारा निकले पदार्थ साइटोकाइनिन बैरियर कहलाते हैं। देखिए समझिए इस बात को, ये कोशिकाएं हैं बहुत सारी, यहां पर एक सजीव कारक बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया, यहां पर ये वायरस अटैक करता है। वायरस जैसे अटैक करेगा इस कोशिका पर, इस कोशिका के द्वारा एक प्रोटीन निकलेगा, प्रोटीन बनेगा इंटरफेरोन। एक प्रोटीन बनता है इंटरफेरोन, और ये इंटरफेरोन जाकर के इन कोशिकाओं को रक्षित कर देता है, सुरक्षित कर देता है इनको। अब ये इंटरफेरोन इन कोशिकाओं की रक्षा इस वायरस से कर देगा, यानी संक्रमित कोशिका द्वारा एक ऐसा प्रोटीन बनाया जाता है जिसे इंटरफेरोन कहते हैं, बाकी अन्य कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तो वायरस से सुरक्षा इंटरफेरोन द्वारा प्राप्त की जाती है। और इंटरफेरोन ये मानकर चलिए आप बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी तैयार करके और वायरस से के प्रति काफी प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है इन इंटरफेरोन से। तो ये अवरोध थे, सहज प्रतिरक्षा थी शरीर की। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? देखो, उपार्जित का मतलब अर्जित की गई। अब अर्जित कैसे करेगा शरीर? शरीर अपने आप अर्जित करेगा उस चीज को। कैसे करेगा? ये एक व्यक्ति था और इस व्यक्ति के शरीर में कोई सजीव कारक या फैक्टर प्रवेश कर गया इसमें। अब जैसे ये प्रवेश कर जाएगा उसके बाद शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इस कारक को पहचान लेंगी और पहचान करके अपनी मेमोरी में फिट कर लेती हैं, स्मृति में, अपनी स्मृति में फिट कर लेंगी, याद कर लेंगी कि ये आया था। और अब जब कभी भी ऐसा कोई आएगा तो क्या होगा? पहले ही पता है उनको कि ये तो बेकार है शरीर के लिए, उसे तुरंत ही मार देंगी। तो स्मृति आधारित जो प्रतिरक्षा होती है वो होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। ऐसे देखिए, आप हैं और आपसे कोई एक पैसे मांगने आ गया कोई व्यक्ति, अब आप उसे पहचान लेंगे। अब दोबारा ऐसे ही कोई दो चार आ गए ना, तो आप पहले ही उनको दूर भगाने का प्रयास करेंगे और पहले ही आप आते ही कहना शुरू कर देंगे कि मैंने तो पैसे तो खर्च कर दिए, पैसे मेरे वहां खर्च हो गए। बेचारा ने मांगे नहीं, उससे पहले आपने पैसों का बखान कर दिया। अब मांगेगा, या तो मांगेगा नहीं, हिम्मत नहीं होगी, और मांगेगा तो साफ साफ जवाब दे दिया जाएगा। तो ये स्मृति आधारित है, ये स्मृति इसके अंदर फीड हो गई है, ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा होगी। अब ये तो थी शरीर के अंदर आंतरिक प्रतिरक्षा। क्या शरीर बाहर से भी प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकता है क्या? जी बिल्कुल करता है। बाहरी प्रतिरक्षा भी होती है शरीर में। बाहरी प्रतिरक्षा कैसे करेगा? बाहरी प्रतिरक्षा भी दो तरह की है। एक तो है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एक्टिव पैसिव, एक्टिव प्रतिरक्षा और पैसिव प्रतिरक्षा। देखिए क्या है ये एक्टिव पैसिव। फिर से एक व्यक्ति देखिए आप, ये व्यक्ति है और इधर भी एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति क्या है? असल में बचपन में इसको एक टीका लगाया गया था। बचपन में एक टीका लगाया गया था किसी रोग के प्रति। मान लो बीसीजी का टीका लगाया गया था। बीसीजी का टीका टीबी रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, जो ट्यूबेरोकोलोसिस है उसके प्रति। तो ये टीका इसको लगाया गया। अब इसके बचपन में जब टीका लग गया तो इसके अंदर एक स्मृति बन गई कि ऐसे अगर कोई कारक आएंगे तो उन्हें मारा जाएगा। असल में टीका जो होता है वो उन्हीं सजीव कारकों से मिलकर के बनता है जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को प्रवेश करवाया जाता है, उनको मृत करके। और अब जब दोबारा कभी ये जीवाणु पहुंचेगा, ये बीसीजी का टीका लगा हुआ है इसके अंदर, और यदि इसका जो बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरोकुलोसिस जो है वो दोबारा प्रवेश यदि करता है कभी भविष्य में, तो पहले से उसके अंदर मौजूद है ये टीके की पहचान, ये मृत जो जीवाणु उनकी पहचान मौजूद कर रखी है इसने। अब जैसे ही ये प्रवेश करेंगे इनको पहचान जाएगी कोशिकाएं और इनको क्या करेंगी? इनको नष्ट कर देंगी। तो ये प्रतिरक्षा जो है ये भी स्मृति आधारित है।
और बिल्कुल सेम टू सेम कैसी है, जैसी शरीर ने अभी उपार्जित प्रतिरक्षा दिखाई थी। उपार्जित प्रतिरक्षा जैसी ही है सक्रिय प्रतिरक्षा, लेकिन ये कैसे उत्पन्न की गई थी, ये टीके से उत्पन्न की गई थी, यानी बाहर से दी गई थी। आप देखिए एक व्यक्ति, ये महाशय ऐसे हैं जिनको कोई टीका नहीं लगा बचपन में, इनके अंदर भी पहुंच गया, मान लो वही पहुंच गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया पहुंच गया टीबी का, इनको बेचारों को बीसीजी टीका लगाया नहीं था किसी ने, ये पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, ये तो भाई रोग, इसके अंदर कोई स्मृति नहीं है, टीबी होगी इसके बेचारे के, टीबी हो गई इसको। अब क्या किया जाए, इसकी प्रतिरक्षा, इसकी रक्षा करनी है। इसकी रक्षा करने के लिए दवाइयां देंगे हम, डॉक्टर इसको दवाई देगा, डोट्स देगा। डोट्स, जैसे ही डोट्स देगा उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चालू होगा, और ये दवाइयां जो बाहर से दी गई हैं ये इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मारने का काम करेंगी। अब ये धीरे धीरे रिकवर होगा, ठीक हो जाएगा ये व्यक्ति। और ये वाली प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा है जो जब तक दी गई दवाइयां तब तक काम कर रही थी। अब ये टीबी खत्म और दवाइयां देना बंद कर दी, और इसके अंदर कोई स्मृति शेष नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि साहब ये दवाइयां इसके अंदर, अब इन्होंने वो बना लिया है, एक पहचान कर ली है इन्होंने कि अब दोबारा कभी आएगा तो हम मार देंगे, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक हो गया व्यक्ति, यदि 1 साल बाद फिर से किसी टीबी वाले बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो ये वापस से भी हो सकता है संक्रमित। तो ये है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। तो ये थी बात प्रतिरक्षा की। अब देखिए हम बात करते हैं वायरस जनित रोग। वायरस क्या होता है, देखो एक तो वायरस जो होता है, इस तरह की संरचना होती है वायरस की, बाहर प्रोटीन का आवरण होता है वायरस पर, और अंदर होता है जेनेटिक जो पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो आनुवंशिक पदार्थ होता है इसके अंदर। अब आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है इनमें। देखिए वायरस जो होते हैं सजीव की तरह भी रह सकते हैं और ये निर्जीव की तरह भी रह सकते हैं। किसी सतह पर ये पड़े हुए हैं, जहां पड़े हैं उतने ही रहेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे, ना ही गुणन करेंगे। इस सतह पर मान लो 10 वायरस लगे हुए हैं, ये हो सकता है कि बहुत सारे वायरस हजारों साल तक पड़े रहते ही, ये 10 के 10 पड़े रहेंगे। 10 ऐसे कैसे, मृत अवस्था में, कोई वृद्धि नहीं, कोई गति नहीं, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल रूप से बिल्कुल निष्क्रिय है, ये मृत अवस्था में है, इसलिए निर्जीव है इस समय। भविष्य में इनके संपर्क में कोई जीव आता है और ये जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये जीव के अंदर प्रवेश करने के कारण देखिए यहां जैसे ही प्रवेश करेंगे, अब ये अपनी गुणन और वृद्धि करना चालू कर देंगे। यहां अगर ये 1 पहुंचा है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256 ऐसे होते चले जाएंगे, कंटिन्यू बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो किसी सजीव के अंदर पहुंचने पर सजीव की तरह काम करने लग गई। तो ये निर्जीव और सजीव दोनों की तरह काम कर सकते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है। इस समय कोरोना वायरस की तो आप खूब सुन ही रहे होंगे कि निर्जीव पड़ा रहता है, कहीं पर भी सतह पे चिपका हुआ है, उसको फिर वो शरीर में पहुंचेगा तो सजीव की तरह वृद्धि करेगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो वायरस होते हैं। अब वायरस जनित रोगों की बात कर लेते हैं हम। देखिए पहला रोग लेते हैं हम एड्स। और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड यानी उपार्जित, इम्यूनो प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी कमी, और सिंड्रोम यानी बहुत सारे लक्षण, विकार उत्पन्न हो जाएंगे, रोग
उत्पन्न हो जाना। उपार्जित है ये, और क्या करता है, प्रतिरक्षा में कमी। तो ये एक ऐसा रोग है जो प्रतिरक्षा में कमी कर देता है, और कमी करने के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। असल बात यह है कि एड्स वास्तव में खुद कोई रोग नहीं है। ये खुद कोई रोग नहीं है कि खुद कोई ऐसे अलग से सिम्टम्स दिखाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ प्रतिरक्षा कमजोर करता है, और प्रतिरक्षा कमजोर होने के बाद में चाहे वो फिर जुकाम है, चाहे फिर अन्य कोई रोग है जैसे टीबी है, या अन्य और कोई रोग है, बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो सकते हैं ये। इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा संक्रमण होने में उस व्यक्ति को जिसके अंदर एड्स हो गया है। तो एड्स खुद कोई रोग नहीं है, लेकिन रोगों की जड़ है, अन्य रोगों की जड़ है। अब देखिए एड्स, इसका जो वायरस है वो HIV वायरस है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा कमी वायरस, मानव की प्रतिरक्षा में कमी कर देने वाला वायरस है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये मानव की प्रतिरक्षा तंत्र को कम करता है, कमजोर करता है। HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति है, HIV पॉजिटिव होना कोई एड्स नहीं है, एड्स रोग को दर्शाता नहीं है, ध्यान रखना। HIV पॉजिटिव व्यक्ति है लेकिन उसमें अंदर एड्स है, ये कोई जरूरी नहीं है एड्स हो ना भी हो। एड्स की स्थिति तब है जब वो HIV पॉजिटिव व्यक्ति, उसके अंदर जिसके अंदर HIV वायरस है, वो वायरस उसके प्रतिरक्षा तंत्र को खराब कर देता है, तब स्थिति होती है एड्स की। इतने जब तक HIV पॉजिटिव है और उसके प्रतिरक्षा तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तब तक उसके अंदर कोई एड्स नहीं है। तो HIV पॉजिटिव होना एड्स का कोई सिंबल नहीं है। देखिए एड्स का जो निदान है या इसकी जांच जो की जाती है वो की जाती है एलिसा टेस्ट से, और एलिसा टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे है ये। यानी इसमें एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाते हैं, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। और अभी कोरोना के संबंध में भी एक टेस्ट ऐसा ही विकसित किए जाने की बात की जा रही है। अभी बात हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा ये बात आई है सामने, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के द्वारा, कि कोरोना के लिए एलिसा टेस्ट विकसित किया गया है। तो ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे टेस्ट किया जाता है एड्स की पहचान करने के लिए। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना 1 दिसंबर एड्स दिवस होता है। एड्स के फैलने का कारण हवा पानी नहीं है, किसी के संपर्क में आना या बैठना उठना उसके पास कभी नहीं फैलता। ये सीधा सीधा रक्त से संबंधित है और रक्त के द्वारा ही फैलेगा। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, रक्त आधान, तो वो संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित सुई से हो सकता है, संक्रमित सुई उपयोग ली गई उससे हो सकता है, या फिर असुरक्षित यौन संबंधों से हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में हो सकता है अपने माता पिता से, पेरेंट्स टू चाइल्ड, माता पिता या अभिभावकों से, अपने माता पिता से पेरेंट्स टू चाइल्ड को हो सकता है। माता और पिता दोनों यदि कोई सा पॉजिटिव है तो बच्चे में भी इसके पहुंचने की संभावना होती है एड्स की। एड्स का आप प्रतीक जानते होंगे, लाल फीता है, इस तरह का एक सिंबल आता है लाल फीते का, इस तरह का ये लाल रिबन है, और इसके पहचान के लिए आप ध्यान रखना रेड रिबन एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चलाई गई थी। देखिए दूसरा, देखिए वायरस, पोलियो वायरस और पोलियो रोग, एंट्रो वायरस है ये। पोलियो रोग जो होता है वो एंट्रो वायरस से होता है। इस पोलियो को पोलियो माइलिटिस भी कहते हैं, पोलियो माइलिटिस भी कहा जाता है इस पोलियो वायरस को।
देखिए ये पोलियो जो है आंत्र वायरस है, आंत में होता है। जब मल इत्यादि ऐसे पदार्थ नदियों में बहते हैं या पानी में पहुंच जाते हैं, तो वो दूषित पानी जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है पीने के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में ये पोलियो रोग हो सकता है। इस पोलियो रोग में तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, तंत्रिका प्रभावित होती हैं। 1% मामले में चालक तंत्रिकाएं, मोटर नर्व्स जो होती हैं, चालक तंत्रिकाएं, वो प्रभावित होती हैं। न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स प्रभावित होती हैं। देखिए जो न्यूरॉन्स हैं वो इस तरह की, आप जानते हैं न्यूरॉन्स इस तरह की होती हैं, और इन न्यूरॉन्स पर यहां पर आवरण चढ़ा होता है, एक माइलिन शीथ आवरण, माइलिन शीथ आवरण। ये पोलियो वायरस जो है, ये वायरस यहां तंत्रिका कोशिकाओं पर या न्यूरॉन्स पर अटैक करता है और इस माइलिन आच्छद को खा जाता है, इस माइलिन शीथ को खा जाता है, और इस प्रकार जो मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में पैरालाइसिस या लकवे की स्थिति पैदा हो जाती है, पैरालाइसिस उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति में। हालांकि भारत अब पोलियो मुक्त हो चुका है। 1995 से पूरे भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो अभियान चलाया गया 1995 से पूरे भारत में। इससे पहले 1994 में स्टार्ट किया गया था, दिल्ली से स्टार्ट किया गया, लेकिन 95 से पूरे भारत में चलाया जा रहा है यह अभियान। तो पल्स पोलियो अभियान यानी पोलियो वायरस के बारे में बात। अब जो वायरस है वो है रैबिडो वायरस, और जिसके कारण होता है रोग रेबीज। रेबीज ये होता है रैबिडो वायरस से, रैबिडो वायरस से होता है ये। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये जो रैबिडो वायरस है, ये चौपाई जो जंतु होते हैं, जैसे कोई बहुत सारे जंतु हैं, गीदड़ है, कुत्ता है, बंदर है, इन सब में होता है, चौपाइयों में पाया जाता है रैबिडो वायरस। और किसी कारणवश ये जीव जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लें, स्वस्थ व्यक्ति को ये काट लें, ये चौपाई जीव, तो उस व्यक्ति में ये रैबिडो वायरस प्रवेश कर जाता है। और ये रैबिडो वायरस प्रवेश कर जाता है तो उस व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाएगा, फिर रेबीज। ये रेबीज हो जाता है इसकी वजह से, इस प्रकार रेबीज होता है। अब रेबीज जैसे हो जाएगा व्यक्ति में, रेबीज जब होगा तो उस व्यक्ति को पानी से डर लगेगा, पानी देखते ही डरेगा वो व्यक्ति। इसलिए पानी से जो डर लगता है इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, तो हाइड्रोफोबिया की समस्या होती है। इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया लुई पाश्चर द्वारा। लुई पाश्चर ने एंटी रेबीज टीके का आविष्कार किया। पहले तो आप जानते हैं 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे नाभि में, अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब वर्तमान में नाभि में इंजेक्शन नहीं लगते हैं, और ये लुई पाश्चर ने इसके टीके का आविष्कार किया था। और वैसे टीका जो है सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने खोजा था, चेचक का टीका, ध्यान रखना 1765 में चेचक का टीका खोजा गया था एडवर्ड जेनर द्वारा टीका खोजा गया था। अच्छा देखिए, अभी जो पोलियो वायरस की बात कर रहे थे उसमें भी टीके की बात नहीं की थी, टीका बता देता हूं आपको मैं। जोनास साल्क,
जोनास साल्क ने 1952 में IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी इंजेक्शन के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन खोजी थी जोनास साल्क ने। सबसे पहले पोलियो वायरस का जो टीका है वो खोजा इसने। और इसके बाद आए एल्बर्ट साबिन और एल्बर्ट साबिन ने खोजा था OPV, बनाया था OPV ओरल पोलियो वैक्सीन यानी मुंह से दी जाती थी ये वैक्सीन। 1962 में इन्होंने खोजी। तो ये मुंह से दी जाने वाली वैक्सीन आप जानते ही हैं, इस समय बच्चों को दी जाती है और पोलियो वायरस 5 साल के बच्चों को ज्यादातर अटैक करता है। चलिए इसको छोड़िए। तो रेबीज जो है ये इस तरह से लुई पाश्चर द्वारा खोजा गया। हाइड्रोफोबिया रोग, हाइड्रोफोबिया भी इसे कहते हैं, पानी से डर लगता है रेबीज में। देखो सामान्य जुकाम होती है वो भी वायरस जनित रोग है। ये नासा विषाणु से होती है, नासा विषाणु से होती है ये। रेट्रोवायरस भी इसे कहते हैं, रेट्रोवायरस। और ये वायरस असल में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन ध्यान रखना ये कभी भी फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता है, फेफड़ों को नहीं करेगा ये, ध्यान रखना। फेफड़ों को नहीं करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यदि फेफड़ों को प्रभावित कर देगा तो फिर समस्याएं विकट हो सकती हैं। निमोनिया में जब वो बैक्टीरिया जाएगा, वो निमोनिया वाला बैक्टीरिया जरूर प्रभावित करता है एल्वेलिस को, फेफड़ों की जो वायु कुपिका है उनको प्रभावित करता है वो हम जीवाणु जनित रोगों में बात करेंगे उसकी हम। देखिए अब हम जो और रोग देखते हैं ये है सार्स। इसका नाम है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए क्या है ये? सेवियर यानी खतरनाक या बहुत भीषण, खतरनाक। एक्यूट अचानक से। रेस्पिरेटरी श्वसन विकार, बहुत सारे विकार। तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि खतरनाक है और अचानक से श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है और श्वसन तंत्र में बहुत सारे विकार उत्पन्न कर देता है ये वायरस। और ये सार्स का जैसा ही रूप इस समय कोरोना का भी है। कोरोना भी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, वो भी इसी तरह का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये सार्स है। सार्स चीन से ही फैला था, सार्स भी। और जो कोरोना है, कोरोना भी वुहान से फैला है। और वुहान कहाँ है? चीन में। तो ये चीन की कारस्तानी है ज्यादातर तो ऐसे वायरस लेकर आने में। इसके अलावा देखिए स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है, खतरनाक है, घातक है और इसमें भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है H1N1 वायरस से। इसके अलावा बर्ड फ्लू H1N5 वायरस से होता है। असल में बर्ड फ्लू में जो ये वायरस है ये पक्षियों में आश्रय पाता है, पक्षियों में रहता है, उनको प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये फिर जब मानव के संपर्क में आता है तो उनको बहुत प्रभावित करता है बर्ड फ्लू। तो ये H1N5 बर्ड फ्लू और H1N1 स्वाइन फ्लू वाला वायरस होता है। अब देखिए एक और रोग होता है हिपेटाइटिस। और हिपेट जहां शब्द आता है वो है यकृत। और यकृत में दर्द हो जाए, जलन हो जाए, सूजन होना, ये सब यकृत शोथ यानी यकृत में जलन, सूजन, दर्द,
ये सब होना यह कृतशोथ कहलाता है। हेपेटाइटिस, इसका वायरस हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। इस तरह से 5 वायरस होते हैं। ये हेपेटाइटिस ए वायरस सामान्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। ये हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी रोग जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। सबसे खतरनाक रोग है, खतरनाक रोग है। यकृत को डैमेज करने का काम करता है हेपेटाइटिस रोग। और ये ध्यान रखना, इस रोग में इसमें जो एक तरह से संक्रमण है, वो संक्रमण बिल्कुल सेम टू सेम एड्स की तरह ही होता है। एड्स की भांति संक्रमण होता है इसमें, यानी एड्स जिस तरह से फैल रहा है उसी तरह से ये भी फैलता है। तो ये थे वायरस जनित रोग। अभी मुझे लगता है काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, काफी लंबी क्लास होगी। बाकी इसके अलावा जो बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप देखते रहिए, हमारे वीडियोस लगातार सभी उपलब्ध आपको करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।